पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे है, दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 6 कहाँ से लिए हैं, तो ये 6 यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, इसीलिए जो यहाँ दिया हुआ उसी से विभाजित करेंगे और भागफल q लिखेंगे और शेषफल r लिखेंगे। अब आप कल देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, तो आपका होता है a बराबर bq + r, है ना, जहां r जो होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो इसी प्रमेय के उपयोग करिएगा, तो a बराबर b की जगह क्या है, यहाँ भाजक की जगह है ना 6 है, तो 6q और शेषफल क्या है आपका r है, और यहाँ क्या हो जाएगा, जहां r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है, तो भाजक क्या है 6 है ना, b की जगह 6 रख दिए। अतः अगर आप यहाँ से मान देखें a का, तो आप यहाँ से r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान इसमें यहाँ लिख सकते हैं, और में देखिए हमें r बराबर हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 तक 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो इन संख्याएं होंगी, समझ गए। चलिए, तो यानी कि अब यहाँ पे आप चाहेंगे r की जगह 0 रखना तो 6q हो जाएगा, 1 रखना तो 6q + 1 हो जाएगा, है ना, 2 रखना तो 6q + 2 हो जाएगा, 3 रखना चाहोगे तो 6q + 3 हो जाएगा, फिर 6q + 4 हो जाएगा और 6q + 5 हो जाएगा, ये ना होगा। यानी कि आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 6q + 1, अच्छा इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3q + 1, 6q + 3। अच्छा इसमें से चाहे आपको 2 कॉमन कराना तो यहाँ पे आप 2 कॉमन करिएगा तो ये 3q + 2 हो जाएगा, यहाँ तो कॉमन नहीं है 6q + 5। ऐसा इसलिए करा ना, देखिए इसमें तो सिर्फ विषम पूछ रहा है, हम आपको सम का भी बता दे रहे हैं, सम विषम दोनों समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये 6q, ये जो देखिए और ये जो देखिए, तीनों जो टर्म देख रहे हैं ये 2 से विभाजित है ना, तो इसलिए सम संख्या हो जाएगी ना, तो चाहे तो सम वाला भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें नहीं कह रहा है लेकिन आप चाहे तो हम दोनों लिख देते हैं। अब जो अगर सम कहेगा क्वेश्चन में तो सम कर दीजिएगा, विषम कहेगा तो विषम करिएगा। यहाँ देख रहे हैं a बराबर 6q और उसके बाद ये वाला 6q + 2, या फिर इसको भी लिख सकते थे, है ना, ये दिखाए हैं कि कॉमन हो रहा है यहाँ भी। और तीसरा जो है 6q + 4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना, ये 2 से विभाज्य है, तो अतः आप इसको सम का रूप लिख सकते हैं कि अतः 6q + 2 6q + 4, है ना, इसको लिख देंगे धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, ठीक है, जहां q पूर्णांक है, समझ गए ना। चलिए, तो अगर ये सम का था तब ये लिखते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा सम के लिए है। अगर मान लीजिए इसमें तो विषम कह रहा है क्वेश्चन में, तो विषम कह रहा है तो बाकी जो 3 को बच गया उसका लीजिए a बराबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः
6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, जहां q क्या है, पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है। समझ गए? तो अगर सम का था तो इसको भी लिख सकते थे आप, लेकिन हमें विषम कह रहा था तो यही खाली लिखेंगे। ये दोनों दिखा दिए क्या कि मान लीजिए क्वेश्चन में सम भी तो पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए 32 सदस्य वाले आगे आर्मी बैंड लेके खड़े हैं, है ना, जो बैंड नहीं बजाते हैं वो, है ना, और पीछे परेड करने के लिए 616 सदस्य हैं और आगे 32 लोग हैं। तो कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। कहने का मतलब कि जितना आप यहाँ पे स्तंभ बनाते हैं किसके लिए, उन बैंड वालों के लिए, उतना ही स्तंभ यहाँ पे पीछे भी बनाना होगा किसके लिए, परेड वालों के लिए। ये 616 लोगों के लिए भी उतना ही स्तंभ बनाना। तो कहने का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ महत्तम मान आपको निकालना, यानी कि यहाँ HCF की बात कर रहा है। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ भी आपको HCF निकालना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं दो संख्या है, यहाँ देखिए हमें निकालना है किसका, HCF 616 का और 32 का। तो ये दो संख्याएं हैं, इसमें से आपको यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम से ही इसको बनाना होगा, क्योंकि अभी आप HCF निकालने के दूसरा कोई रूल इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं। है और भी HCF निकालने के लिए जो आप पहले पढ़ते हैं आ रहे हैं, है ना, भाग विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो वो सब आगे भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यूक्लिड पढ़े हैं तो यूक्लिड की ही मदद से यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 616 बड़ा है 32 से, अतः A का मान हो जाएगा आपका 616 और B का मान हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो इधर लिखना होगा आपको 616, इधर लिखना होगा 32। अब इस 32 के द्वारा किसमें भाग करेंगे, 616 में। तो कितना बार में, एक बार में ले जाएंगे 32, यहाँ घटाएंगे 29 आ जाएगा, 6 को नोट करिए, 9 बार में ले जाएंगे 32 नवा हो जाएगा आपका 288, या घटा दीजिए 8 आ जाएगा, यानी कि आ गया गुना में 19 और प्लस में 8। शेषफल 0 नहीं आया तो फिर आपको 32 को लेना होगा, फिर 8 को, 4 बार में आ जाएगा ना, 800 का 32 0, यानी कि यहाँ से HCF क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपको स्तंभों की संख्या निकालनी थी ना, तो आप लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि माना a कोई, जैसे सेकंड नंबर में लिखे थे, धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे, है ना, 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिएगा, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, सही तरीका से लिखना होता है आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर b, तो b की जगह 3 है,
क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होगा। इसलिए a बराबर, अगर हम r के मान की बात करें तो यहाँ r का मान क्या क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, समझ ना, 0 और 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये ना दिख रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 3q, अच्छा 1 रखिएगा तो 3q प्लस 1, अच्छा 2 रखिएगा तो 3q प्लस 2, ये ना होगा। अब एक एक करके प्रत्येक केस का वर्ग करके देखेंगे, कह रहा ना, वर्ग करना है। a बराबर 3q, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अच्छा वर्ग करके ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि वो 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ वर्ग करिएगा तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q स्क्वायर, है ना। तो 3 का कितना होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 3 9q स्क्वायर। तो इसको एक काम करिए, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि आपको या तो 3m के फॉर्म में करना है या 3m प्लस 1 के, यही दो फॉर्म में करना है, तो इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा दूसरा पार्ट लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 1 और उसके बाद 3q प्लस 2 लेंगे। तो केस सेकेंड यहाँ लिखेंगे, केस सेकेंड a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिएगा, हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ना, a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर, तो इसका तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1, ठीक है। तो अब क्या करिए कि आप इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन करिएगा, क्योंकि आपको या तो 3m लाना होगा या 3m प्लस 1 लाना होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ से कॉमन करेंगे, होगा तो 3q कॉमन, लेकिन नहीं कॉमन करेंगे, सिर्फ 3 कॉमन करेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में 2q प्लस 1। अब इस पूरे को m मान लीजिए, तो आगे कि नहीं 3m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, समझ में आया ना। तो इससे भी काम चल सकता है, तीसरा केस लेने की जरूरत नहीं, 2 से भी काम हो जाएगा, लेकिन हम ले लेते हैं केस थर्ड भी। चलिए केस थर्ड, सब लेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा और कुछ नहीं है। a बराबर 3q प्लस 2, ये ना था 3q प्लस 2 था, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाना है 3q प्लस 2 का स्क्वायर। देख रहे ना, वर्ग करके उस संख्या का वर्ग करने पे देखिए तो 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, इसके पहले 3m आया था, तो यही आपको दर्शाना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप इसमें सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, है ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, देख लीजिए 3 6 6 12q और प्लस में 4, 9q स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 3 प्लस में 1, जानबूझ के करें क्योंकि 3m प्लस 1 लाना है। यहाँ देखिए इसमें से 3 कॉमन सिर्फ करिए, तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ भी इसको m मान लेंगे इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या है आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो प्रत्येक स्थिति में आपने ये देखा कि किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं तो या तो वो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है ना। तो लास्ट में आपको लिखना भी होगा कि किसी या अतः जोड़ दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए 5 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि सेम है, इसमें घन कह रहा था, उसमें वर्ग कह रहा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो फिर इसमें भी लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से 9 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चन में लिखे हैं वही यहाँ भी लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर b, तो b की जगह 9 है, 9q प्लस r, जहां r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 9 से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ से r का मान क्या दिख रहा है, 0 से लेकर 8 तक है ना, 9 से छोटा मतलब 8 तक, यानी कि a का मान आ जाएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, डॉट 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 कहां तक लेना होगा, 9q प्लस 8 तक। तो हम लोग सबका करके निकालेंगे गणना तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग 2-3 का चेक कर लेंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट। यहाँ पे केस फर्स्ट में a बराबर लेना होगा आपको 9q। ध्यान रहे आपको लाना है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में। ठीक है, सॉरी 9m प्लस 1 और 9m प्लस है ना 8 के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ यहाँ घन करेंगे। चलिए, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q क्यूब, तो 9 का क्यूब आपको पता ही है कितना होता है, 729 होता है, और q क्यूब इसको लीजिए 9 इंटू 81q क्यूब, इसको m मान लीजिए, यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर 81q क्यूब। समझ गया ना। चलिए, तो ये आ गया 9m के फॉर्म में। चलिए केस 2 लेते हैं, a बराबर 9q प्लस 1, यहाँ भी फिर उसी तरह लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन करने पर इधर हो जाना है a क्यूब और इधर हो जाना है 9q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, तो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो यह हो जाएगा 729 q क्यूब, देखिए 3 का स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर 81 3 कितना हो जाएगा 243। ठीक है, चलिए, और q स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 9 27 q और प्लस 1। चलिए, समझ रहे ना। अब यहाँ से कॉमन करेंगे, इस 1 को छोड़ देंगे क्योंकि अब की बार 9m प्लस 1 ला देते हैं। चलिए, तो यहाँ से इसमें से सिर्फ 9 कॉमन करिए, तो यहाँ बचेगा कितना 81q क्यूब प्लस 9 कॉमन कर दिएगा तो 27 बचेगा। चलिए 27q स्क्वायर और प्लस यहाँ से 9 कॉमन कर दिएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1, तो यहाँ इस पूरे को m मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1, जहां m बराबर 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर
प्लस 3q। ठीक है, अब केस थर्ड एक और ले लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चल जाएगा ना क्वेश्चन। a बराबर 9q प्लस 2। ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर इधर हो जाना है a क्यूब और इधर हो जाना है 9q प्लस 2 का होल क्यूब। क्या देखिए हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा 729 क्यू क्यूब और प्लस यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 81 तिया 243 और 243 में हम लोग को कितना से गुना कर देना है 2 से, तो आ जाएगा 684। ठीक है, चलिए यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 9 तिया 27 और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो 27 चौका 108 होता है क्या। चलिए और प्लस में 2 का क्यूब 8। क्लियर हुआ इतना। अब इन तीनों में ही फिर कॉमन करिए क्योंकि 9m प्लस 8 अब की बार ला देते हैं, वैसे 9 कॉमन करिए, क्या हो जाएगा कितना 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 12 क्यू, ब्रैकेट बंद करिए प्लस 8, तो इसको पूरे को m मान लीजिए, तो आ गया ना यहाँ से 9m प्लस 8। तो 3 ही रहने देते हैं क्योंकि सबका निकालिएगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 में से पता चल गया, एक में आ गया था 9m, एक में आ गया 9m प्लस 1 और एक आ गया 9m प्लस 8, यही ना लाना था आपको। अतः अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना m के लिए किसी m के लिए 9m प्लस 1 तथा या कर देते हैं या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। चलिए तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करें। ये पिछले क्लासेस में आप पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या दी गई है 1250। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे है ना, इसका फैक्टर किया जाता है। देखिए किस तरह से, यहाँ लिखेंगे 1250। अब हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, 11, 13 ये सब होती है ना कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, है ना। तो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। ये किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है ना। छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करेगा और किसी संख्या से नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या से ले जाना होगा। 2 से ले जाइएगा 625। अच्छा हो गया, 625 आ गया। अब कहा जाए कि क्या आप 2 से ले जा सकते हैं, तो नहीं ले जा सकते हैं। 3 से, तो 3 से आप जोड़ सकते हैं, 6 8 नहीं जाएगा। 3 से भी 5 से जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या है 5। आपको लाइन वाइज ही अभाज्य गुणनखंड में करना होता है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे बढ़ा जाता है। तो 3 से तो नहीं जा रहा है, तो 5 से ले जाएंगे। 5 से कितने बार में जाएगा 1, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से ही जाएगा 25 बार में, फिर 5 से ही जाएगा 5 बार में। तो ये आप जो देख रहे हैं अभाज्य संख्या है आई। तो ये आप 1250 को आप चाहे तो 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, समझ है ना। इसको गुना में लिख दिए तो ये कैसी संख्याएं दिख रही है, अभाज्य संख्या है ना, तो यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। ये तरीका जो है ये अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भाज्य संख्या को व्यक्त कर देना ही अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान से सुनेंगे, है ना। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भाज्य संख्या को बदल देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। समझ गए। तो ये अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ देखिए 2 गुना 5 का पावर 4 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ गए।
चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी जैसे आप बनाए थे, आप 1250 का किए थे ना। चलिए तो फिर से देख लीजिए, आप 1250 का अभाज्य गुणनफल यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, अभी किए थे ना। 5 से ले गए थे 125, 5 से ले गए 25, फिर 5 से ले गए फिर 5। ठीक है, यानी कि 1250 बराबर आपका आ गया था 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो वही यहाँ कहा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या 1250 भाज्य संख्या है ना, ये एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कट सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देख रहे हैं ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, इसको अभी आपको बताए थे कि 2 गुना 5 का पावर 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ वही कह रहा है कि यह गुणनखंड जो आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अगर इस क्रम को छोड़ दिया जाए, है ना, ये जो क्रम आ रहा है ना 5 5 5 रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो देखिए ये अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, ये यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, मतलब ये एक ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालना होता है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे, ये आपको यहाँ से पता चल गया। और साथ ही ये पता चल गया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है। अब देखिए इसके बाद हमें HCF LCM वगैरह के भी बारे में जानना है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए एक और छोटी सी संख्या लेकर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 420 का निकालिए, तो 2 से ले जाइएगा, कितना बार में 2 1 0, फिर 2 से ले जाइएगा 1 0 5, 3 से जाएगा, अभी 3 से ले जाइएगा 3 3 9 3 5 6 15, अब 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा ना 7, तो यानी कि 420 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप चाहे तो इंटू करिएगा तो फिर वापस यही आ जाना। देख लीजिए 5 से 35 और 35 का 105, 105 2 का स्क्वायर 4, 105 चौके 420 आ जा रहा है ना। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, ये भी अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड है, गुणनखंड वृक्ष, यानी कि इसको फैक्टर ट्री कहा जाता है। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री कहा जाता है। जैसे आप 420 का निकाले थे ना, उसमें इसमें भी उसी तरह निकाल सकते। मान लीजिए आपको 420 का ही निकालना है, ठीक है, इसे भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए यहां से देखिए 2 से ले जाएंगे और जो आएगा यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा आपका 2 से ले जाएंगे तो 210 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे, जिसे ले जा रहे हैं उसको इधर, और जो रखने भाग करने पे जो आ रहा है वो इस तरफ लिखेंगे, फिर इसको ले जाएंगे 3 से और जो रखने पे यहाँ आएगा उसको इस तरफ लिखेंगे 35, फिर इसको ले जाएंगे कितना से 5 से, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या करना होगा कि यहाँ भी 420 बराबर आपको उस तरह से लिख लेना होगा 2, ये जो बाहर वाली जो संख्याएं पड़ेंगी ना ये सारी लिख देनी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ भी वही आ गया ना। तो ये गुणनखंड वृक्ष द्वारा आप देख लिए कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड, समझ गए ना। तो क्लियर हो गया आपको, सॉरी ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।